चर्चा गरम है। बिहार की सियासत में भूचाल मचा है। चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों के निशाने पर अपने ही नेता आए हुए हैं। स्थिति है कि एक और प्रशांत किशोर के द्वारा चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर नीतीश सरकार के दुलरुआ मंत्री कहे जाने वाले उनके मानस पुत्र अशोक चौधरी हो या फिर बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल या फिर मंगल पांडे, ये कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप पी के मर रहे हैं। लेकिन केवल पी के ही आरोप नहीं मर रहे हैं, बल्कि स्थिति तो ऐसी है कि जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी अपने ही इन नेताओं से सवाल कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरके सिंह भी अपने नेताओं को कह रहे हैं कि अब आकर के सफाई क्यों नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में जहां बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले अब बिहार का सत्ता का शीर्ष ही इन आरोपों से एक तरीके से कहें तो बौखलाहट की स्थिति में है। नीतीश कुमार जिस सुशासन को अपना सबसे बड़ा मॉडल मानते थे, उसी सुशासन पर सबसे बड़ा आघात प्रशांत किशोर ने किया है। और उस जद में अब जो नेता आए हैं उनसे सवाल पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि नीरज कुमार से लेकर के आरके सिंह तक तमाम नेता हैं। तो ऐसे में बिहार की सियासत में इन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इसका असर क्या होगा, बिहार विधानसभा चुनाव पर इससे क्या स्थिति पड़ेगी, इन तमाम मुद्दों पर न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे साथी धीरेन्द्र और मैं हूं प्रियदर्शन। तो आज हम जानेंगे कि आज जो बिहार के नेताओं, खास करके जो सत्ता के से जुड़े हुए नेता हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं उससे बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। तो धीरेन्द्र, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के आकंड में क्या नीतीश सरकार डूबी हुई है? मैं आपके उन शब्दों के साथ बात शुरू करना चाहता हूं जहां से आपने शुरुआत की थी। आपने कहा बिहार में भूचाल आया हुआ है। ये बहुत जस्टिफाइड शब्द नहीं है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आया हुआ है। ये मुद्दे जो हैं अभी तक जनता की जुबान पर नहीं चढ़े हैं। जनता की जुबान पर ये मुद्दे चढ़ जाएंगे, वास्तव में बिहार में भूचाल आ जाएगा। अभी तक जो आरोप का सिलसिला है, उस आरोप में सबसे बड़ा आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर। 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीद का मामला उन्होंने दिया है। इसमें थोड़ा सा एक तरीके से है तो मैंने एकदम सामान्य शब्दों में कहे तो घिचिर पिचिर सा मामला है। कहीं पर अशोक चौधरी की पत्नी की वो चर्चा कर रहे हैं और कहीं पर एक ट्रस्ट की वो चर्चा कर रहे हैं, जो जिस ट्रस्ट में अशोक चौधरी के समधी और जो स्वर्गीय हो गए और समधन जो है उनका नाम आ रहा है। प्रशांत किशोर ने खुद कहा है इस बात को कि ट्रस्ट पर बहुत बड़ा आरोप नहीं है। कल अशोक चौधरी ने कहा कि मेरी संपत्ति पब्लिक डोमेन में जारी की हुई है। मेरे संपत्ति का विवरण हम लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर साल हम लोग पब्लिक डोमेन में जारी करते हैं। उससे इतर एक कट्ठा भी जमीन अगर जो प्रशांत किशोर साबित कर दें तो हम प्रशांत किशोर की या जन स्वराज की गुलामी करेंगे। ये एक विषय है। हो क्या रहा है कि प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप पर बयानबाजी हो रही है। कभी लगता है कि अशोक चौधरी बैकफुट पर हैं, कभी लगता है कि अशोक चौधरी जवाब दे रहे हैं और कभी लगता है कि पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। लेकिन यक्ष प्रश्न जो बिहार की राजनीति में है वो न अशोक चौधरी से है, न मंगल पांडे से है, न सम्राट चौधरी से है, न दिलीप जायसवाल से है और न संजय जायसवाल से है। यक्ष प्रश्न बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के 50 साल के राजनीतिक सफर पर है, नीतीश कुमार के व्यक्तिगत राजनीतिक साख पर है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो अब तक अपनी ही पार्टी और अपने गठबंधन के 6 नेताओं की राजनीतिक बलि ले चुके हैं, ऐसे ही आरोप लगने मात्र पर। गौर कीजिएगा, आरोप लगा और उन्होंने बलि ले ली। और एक वाकया सबको याद होगा, जब पिछली बार ये तेजस्वी यादव यानी आरजेडी से सब समीकरण टूटा था, आरजेडी के खिलाफ सुशील कुमार मोदी ने, तेजस्वी यादव के खिलाफ कहें, सुशील कुमार मोदी ने कुछ आरोप लगाए थे और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा कि उन आरोपों का बिंदुवार जवाब मीडिया में दीजिए। मीडिया में जवाब वो जारी नहीं किए, समर्थन वापसी हो गई, एनडीए की फिर सरकार बन गई। इस बार परेशानी ये है कि प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं
उसमें जदयू के भी लोग हैं और उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, और नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के आरोप के जवाब में दो काम अशोक चौधरी की ओर से किया गया है। एक तो 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया है कि भाई आपने जो आरोप लगाया है वो सारे मिथ्या आरोप हैं, लिहाजा मेरे मान सम्मान को आप जानबूझकर ठेस पहुंचा रहे हैं, 100 करोड़ का हर्जाना भुगतिए। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये मानहानि का दावा वगैरह ये राजनीतिक रवायत है, ये चलता रहता है। इसके अलावा अशोक चौधरी ने भी कुछ कागजात सार्वजनिक किए हैं और प्रशांत किशोर के ऊपर भी आरोप लगाया है। ये आरोप उनके तरफ से या उस टीम की ओर से इस तरीके से आया है कि जिस जगह की जमीन की कीमत प्रशांत किशोर 100 करोड़ बता रहे हैं, उस टीम का कहना है कि उसी जगह के आसपास में, मतलब बिल्कुल लगभग 25-50 मीटर की दूरी पर ही प्रशांत किशोर ने भी 2024 में जमीन खरीदी है जिसका कीमत 8 करोड़ है। प्रशांत किशोर ने 11 कट्ठा जमीन लिया है, 8 करोड़ कीमत है। इनके ऊपर आरोप है 15 कट्ठा जमीन लेने का, ये 100 करोड़ हो गया। इन लोगों का कहना यह है कि आपका 11 कट्ठा 8 ही करोड़ बनता है, लेकिन मेरा 15 कट्ठा 100 करोड़ बन जाता है, ये कैसे? ये हो सकता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। फ्रंट पर किसका जमीन है, बैक में किसका जमीन है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, इनकी तरफ से कहा गया है कि जिस ट्रस्ट पर आरोप लगाया गया है वो ट्रस्ट पिछले 2-3 दशक से काम कर रहा है। उस ट्रस्ट के कई मेंबर हैं, ट्रस्ट की सालाना ऑडिटिंग होती है और ट्रस्ट ने अपनी कमाई से जमीन खरीदी है और वो भी शैक्षणिक कार्य के लिए। वो ट्रस्ट बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। 2-3 स्कूल हैं, बीएड कॉलेज हैं, नोएडा में भी स्कूल है। इस तरीके का मामला चल रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि नीचे थू-थू हो रही है, नीचे जूतम पेजार का दौर चल रहा है, नीचे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और जो नीतीश कुमार एक भी आरोप बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो नीतीश कुमार अपनी साख बचाने के लिए कई लोगों के राजनीतिक बलि ले लिए, वो नीतीश कुमार मौन क्यों है? ये सवाल अब अशोक चौधरी पर नहीं है, ये सवाल सीधा सीधा नीतीश कुमार पर बनता है और नीतीश कुमार की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पे ये सवाल खड़ा हो गया है। ये बड़ा सवाल है ना कि जो पीके आरोप लगा रहे हैं, इन्हें आरोपों की जद में जो नेताएं हैं उन सब को लेकर के उन्होंने कई किस्म के सबूत पेश किए हैं, चाहे सम्राट चौधरी के उम्र से लेकर के उन पर अलग अलग आरोप लगे हो, या फिर दिलीप जायसवाल से लेन देन का, मंगल पांडे से लेन देन का मामला हो। और इन सवालों में न केवल पीके बल्कि अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया और आप भी जान रहे हैं कि चाहे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को, इन सबने उन नेताओं से सवाल पूछा है कि आप सार्वजनिक रूप से आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो फिर सवाल तो बनता है कि अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इसमें दो चीज मैं और प्रदर्शन जोड़ना चाहूंगा। एक तो कि ये सही बात है कि दोनों ओर से एक एक नेता ने ही जुबान खोली है, किसी बड़े नेता ने जुबान नहीं खोला है। पार्टी की ओर से नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से नीरज कुमार ने जरूर सवाल खड़ा किया है। हम क्यों न माने कि नीरज कुमार का सवाल पार्टी का सवाल है, इसलिए कि नीरज कुमार के सवाल का पार्टी ने खंडन भी नहीं किया है, पार्टी के प्रवक्ता। दूसरी ओर आरके सिंह जो कि आरा से लोकसभा चुनाव हार गए, वो अब बहुत सक्रिय दिख रहे हैं और इन सवालों को उन्होंने भी उठाया है। लेकिन आरके सिंह पर पार्टी एक्शन नहीं ले रही है तो ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी मरमरी बची हुई है। कुल मिला के मैं जो समझ रहा हूं प्रदर्शन कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। नीतीश कुमार भी मौन है, बीजेपी भी बहुत बड़ी एक्शन लेने की तैयारी में नहीं दिख रही है। दिग्गज अमित शाह यहाँ आए हुए हैं। देखिए हुआ क्या है कि इस तरीके के आरोप को बहुत सीरियसली जनता भी नहीं ले रही और राजनीतिक पार्टियां भी नहीं ले रही है। इसके पीछे के कुछ एक घटनाक्रम जिम्मेवार है। याद कीजिए 2014, ठीक है, अरविंद केजरीवाल उस समय दिल्ली में चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे, दस्तक दे रहे थे, डेली मोटा मोटा डॉसियर लेके बैठते थे और बीजेपी और कांग्रेस के ऐसे शायद ही कोई नेता होंगे जिस पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप नहीं लगाया। मुझे याद है शरद पवार, अजीत पवार, नितिन गडकरी, तमाम नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया आर्थिक अपराध का, आर्थिक लेन देन का। लेकिन बाद में मामला क्या हुआ? उनकी सरकार दिल्ली में बन गई, सारे आरोप स्वाहा हो गए। न वो आरोप की चर्चा करते हैं और जिन पर आरोप लगा था वो तो चर्चा करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। अंतिम होते होते स्थिति ये हो गई कि जिन नेताओं पर, याद कीजिए लालू प्रसाद यादव पर वो आरोप लगाते थे, शरद पवार पर वो आरोप लगाते थे,
जिन नेताओं पर वो आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उन्हीं के साथ वो राजनीतिक गठबंधन करते हुए, हाथ मिलाते हुए और हाथ जोड़ के खड़ा कर, मैंने हाथ इस जो राजनीतिक अंदाज, मैं ये यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि आखिर सीरियस ये मामला हो क्यों नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल के उस एक्टिविटी ने, उसके बाद महाराष्ट्र में जो हुआ, इन तमाम एक्टिविटी ने किया क्या कि जनता की मिजाज से इस तरीके के आरोप की जो तासीर होनी चाहिए थी उस तासीर को ढीला कर दिया। आप कह रहे हैं तासीर को ढीला कर दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है ना कि पीके ने जिस प्रकार से ये तमाम आरोप लगाए हैं और उन आरोपों के बाद लगातार पीके की चर्चा, जैसे आज हम ही यहाँ बैठ करके पीके की चर्चा कर रहे हैं, तमाम अखबारों के पन्ने पीके के आरोपों से रंगे हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खंगालिएगा तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां पर लगातार पीके के दल के तमाम चीजें सामने आती हैं। तो इससे जो विपक्ष के चेहरे के तौर पर और अभी तक बिहार की सियासत में माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर प्रभावी नहीं होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आरोपों के कारण प्रशांत किशोर ने जनता के बीच में अपनी पहुंच काफी प्रभावी तरीके से बना ली है? इसमें कोई दो मत नहीं कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो काम आज प्रशांत किशोर सिर्फ इस तरीके की विपक्ष का मतलब तेजस्वी और कांग्रेस, जो भी बिहार में विपक्ष है, जो मान्यता प्राप्त विपक्ष है, प्रशांत किशोर सिर्फ यही आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये आरोप तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की टीम का निजी रिसर्च का मसला हो, जनसुराज का निजी रिसर्च का मसला हो। प्रशांत किशोर ने 70,000 करोड़ रुपए के कैग के उस आरोप पर भी सवाल किया जिसमें कहा गया कि 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। कम से कम ये सवाल तो विपक्ष को उठाना चाहिए था, क्योंकि ये एक संस्था ने दूसरी संस्था पर सवाल खड़ा किया था। लेकिन विपक्ष जब अपनी भूमिका से चूक रहा है, विपक्ष ने जो 70,000 करोड़, आपको मैं याद दिलाऊं कि अभी हाल ही जो विधानमंडल का सत्र खत्म हुआ था उस दौरान लगातार विपक्ष की ओर से ये बातें उठाई गई थी और कई किस्म के कह सकते हैं कि आरोप भी नीति सरकार पर लगाए गए थे। 70,000 रुपए का आपने गबन कर दिया, क्यों नहीं जवाब दिया? देखिए हो क्या रहा, धप्पा मार राजनीति हो रही है। हम लोग एक खेल होता था ना जिसमें पीछे से आके धप्पा मार देते थे और धप्पा मार के धप्पा मारने वाला भाग जाता था। ऐसे मुद्दों को सिर्फ आप धप्पा मार पॉलिटिक्स के तहत नहीं कर सकते हैं। ऐसे मुद्दे वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाना चाहिए। जनता के बीच आप इन मुद्दों पर नहीं जाके किसी और सेंटिमेंटल मुद्दे पर जाते हैं। लिहाजा ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो जनता भी ये मान लेती है कि अच्छा 2 दिन का ही मामला है, वोटवा तो पड़ेगा वही माने यादव जी पर, ब्राह्मण पर, भूमिहार पर, राजपूत पर। तो कुल मिला के हो क्या रहा है कि पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट और इमोशन, इन दोनों के बीच में इस तरीके से मिस कर दिया गया है कि इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद न तो राजनीति के बड़े खिलाड़ी फ्रंट पर आकर कुछ बोल रहे हैं, न वो व्यक्ति आकर सामने कुछ बोल रहा है जिसके निजी राजनीतिक साख पर बट्टा लग रहा है, और न जनता में कोई खास चर्चा हो पा रही है। कारण ये है कि जनता के दिमाग में ये बातें बैठी हुई है कि अच्छा ये धप्पा मार पॉलिटिक्स है, ये आरोप लगाया, कल की तारीख में मामला सेटल हो जाएगा। मैं आपको एक और बता रहा हूं, सोशल मीडिया पे ये चीजें आ चुकी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक पत्रकार ने कहा कि मंगल पांडे और प्रशांत किशोर के बीच में मामला पैचअप हो रहा है। ठीक है, और ये पैचअप कराने में एक पत्रकार की भूमिका है। ये बातें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही है, जिन पर इशारा किए वो पत्रकार लिख रहे हैं कि भाई आपको मेरा नाम लिए बगैर, मेरी चर्चा किए बगैर आपकी न पत्रकारिता हजम होती है, न भोजन आपको हजम होता है। अब सोशल मीडिया का दौर है, सिर्फ अखबार में करने से बातें होंगी नहीं। अखबार से पहले डिजिटल मीडिया सब जगह उपस्थिति दर्ज कर रहा है और कई लोग सोशल मीडिया को सीरियसली लेते हैं। अब इस माहौल में जहां पर ये हो रहा है कि आरोप लग रहा है, पैचअप हो रहा है, इस माहौल में जहां पर ये देखा गया कि केजरीवाल जैसी शख्सियत ने आरोप लगाया और उसके बाद मामला सेटल कर दिया, इस माहौल में जहां केजरीवाल आरोप जिस पर लगाते हैं उसी के साथ हाथ मिला लेते हैं, जनता को ये लगता है कि ये जस्ट रूटीन वर्क है, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। यही कारण है कि शायद नीतीश कुमार जैसी शख्सियत भी इन मुद्दों पर चुप है और बीजेपी चाल चरित्र और चेहरा। नीतीश तो जानते होंगे ना कि अगर इन मुद्दों पर उन्होंने रिएक्ट किया तो स्वाभाविक है कि उनकी सरकार के ऊपर भी सवाल उठेंगे। आप याद करें
कि 2G के घोटाले के आरोप लगे थे मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर। मौजूदा दौर में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी गला फाड़ फाड़ के कई मंचों से आवाज दिया था कि देश में 2G घोटाला हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि 2G नाम के कोई घोटाला हुआ ही नहीं। बाकायदा कैग की रिपोर्टों के आधार पर कहा गया कि केवल यह मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर। अरे प्रियदर्शन जी, घोटालों का दौर याद कीजिए। वीपी सिंह एक इस तरीके का एक पर्चा लेकर के ये डायरी लेके चलते थे कि मेरी सरकार बनी तो इसमें उन लोगों का नाम दर्ज है जिसने बोफोर्स में पैसा लिया और हर कोई जेल जाएगा। वीपी सिंह के राजनीति के अवसान हुए आज 30-35 साल हो गए, बोफोर्स में कुछ नहीं हुआ। 2G एक ऐसा स्कैम सामने आया जो बाद में पता चला कि स्कैम ही नहीं था, कॉमनवेल्थ स्कैम था जिसमें कुछ नहीं हुआ। तो क्या पीके का जो ये हमला है, यह सत्ता को हिला पाएगा या केवल चुनावी शोर के रूप में तेजस्वी की जगह पीके खुद को स्थापित कर? देखिए, हिला पाएगा या नहीं हिला पाएगा ये मैं नहीं कह सकता, चूंकि भविष्यवक्ता मैं हूं नहीं। हाँ, इतना जरूर हो रहा है कि तेजस्वी की भूमिका पीके बड़ी तेजी से पकड़ रहे हैं और तेजस्वी जनता की नजर से उतर रहे हैं। चूंकि जो लोग मुद्दों को समझते हैं वो माफ कीजिएगा, वो पीके के का गुणगान कर रहे हैं और तेजस्वी पर अफसोस जारी कर रहे हैं। चूंकि उनकी समझ ये है, और ये सही भी है कुछ हद तक, कि जो भूमिका तेजस्वी को निभानी चाहिए थी वो भूमिका पीके निभा रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि एनडीए वर्सेस जो महागठबंधन होना है उसमें प्रशांत किशोर जिस भूमिका में आ रहे हैं, हो सकता है कि चुनाव आते आते वो कुछ हद तक महागठबंधन को रिप्लेस कर दें और लड़ाई एनडीए वर्सेस प्रशांत किशोर में होता हुआ दिख जाए। तो यह तो अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि लड़ाई किनके बीच होगी, लेकिन यह तय है कि बिहार सरकार के में शामिल और जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता हैं, इन सब पर जो आरोप पीके ने लगाए हैं, उससे पीके ने कम से कम खुद को बिहार में एक दमदार विपक्ष के तौर पे पेश किया है। संभव है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान हम सब बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला देखें और इस मुकाबले में पीके एक बड़ी नजीर के तौर पर खुद को पेश कर सके। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होगा। चर्चा गर्म है के विशेष कार्यक्रम में हम लगातार बिहार के ऐसे ही कई मुद्दों को बताते और उठाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।